अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा आने के बाद भी आग अभी तक थमी नहीं है और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। जो एहतजाज यूथ की तरफ से किया गया था, अभी तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और कांग्रेस की तरफ से भी ये एहतजाज किया जा रहा है, ये मुतालबा किया जा रहा है कि एक रेपिस्ट का सपोर्टर किस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है। बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि नया आने वाला जो मिनिस्टर है, वज़ीर तालीम है, वो पिछले से ज़्यादा गया गुजरा है, वो उससे ज़्यादा बदबूदार सोच का मालिक है। क्या कहना है इस वक्त कांग्रेस का, राहुल गांधी का, और किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी एहतजाज कर रही है, ज़रा ये मनाजिर देखिए। सबसे पहले राहुल गांधी का क्या कहना है वो सुनिए, और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन वो उठा रहे हैं। Something to think about it, the education minister of India, who after all these young people were protesting about the education system, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. तो नाज़रीन, एक ऐसा शख्स जो कि रेपिस्ट को सपोर्ट करता है, उनकी तरफदारी करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, इस किस्म की मुजरिमाना सोच का हामिल शख्स अगर भारत में वज़ीर तालीम होगा तो वो किस तरह से लाखों करोड़ों बच्चियों को प्रोटेक्ट कर पाएगा, या उनको इंसाफ दे पाएगा, उनके हुकूक की बात करेगा, या उनको महफूज माहौल फराहम करेगा। ये सवाल किया जा रहा है। सवाल बिल्कुल वैलिड है और ये होना भी चाहिए, लेकिन वो बयान जिसकी वजह से इस शख्स के ख़िलाफ़ ये तमाम तहरीक चलाई जा रही है, जो अभी का मौजूदा वज़ीर तालीम है भारत का, जिसे धर्मेंद्र प्रधान के बाद वज़ीर तालीम लगाया गया है, उसका बयान क्या था जिसकी वजह से सब इस वक्त एहतजाज हो रहा है, जरा वो भी सुनिए। But one issue has come up just now that it has turned out that it was the center that is, which opposition has raised, that the center also cleared the release of these Bilkis rapists in the, in the case that just came out. So how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done, and there are some jurists in that. It is not that if government alone has taken decision. But isn't it such a heinous crime? People are saying, how can you release people who've been convicted of gang rape, murder? No, A child was also murdered. after having been in the prison for quite some time, if their behavior there are so many incidents. I don't want to go into detail that. But you personally feel it was okay that they were released? I have said no. When the government and the concerned people have taken decision, I don't want to make any comment on that, and I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. जी, प्रहलाद जोशी की तरफ से बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है और उनकी रिलीज़ को कह रहे हैं कि नॉर्मल है और एज़ पर लॉ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस शख्स की सोच क्या है, और इसको अब वज़ीर तालीम लगाया गया है। बुनियादी तौर पे ये मोदी सरकार ने बदला लिया है भारत की यूथ से और भारत के जनजीत से, कॉकरोच जनता पार्टी से, कि अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज करोगे तो जो रिप्लेसमेंट है वो पहले से ज़्यादा गई गुजरी होगी, पहले से ज़्यादा बुरे किरदार के मालिक शख्स को लाके वज़ीर तालीम बनाया गया है। तो ये अंदाज़ है आरएसएस का, भाजपा सरकार का भारत के यूथ से बदला लेने का, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि अब उसका रिएक्शन आ रहा है और हम देख रहे हैं कि जो गम गुस्सा है वो भी बढ़ता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का क्या कहना है, वो किस तरह से गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। तो नाज़रीन, अभिजीत दीप्ति की तरफ से भी एहतजाज किया गया है, लेकिन वो अंधभक्त जो कि डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं बीजेपी के, आरएसएस के, या फिर उस सोच के हामी हैं जो कि इंतहा पसंदाना सोच है, जो कि प्रोपेगेंडे पे यकीन रखते हैं, या फिर गोदी मीडिया के जरिए उनके ब्रेन वॉश किए जा चुके हैं, या फिर बॉलीवुड में भी आप कुछ ऐसी काली भेड़ें देखते हैं। अनुपम खेर की तरफ से किस तरह से डिफेंड किया जाता रहा, ये हम देखते रहे। ये पहली बार नहीं हुआ, ये भी उन्हीं अंधभक्तों की टोली में से एक है जो कि डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से भाजपा सरकार से फ़ायदा उठाते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जो बीजेपी की एमपी है इस वक्त और इंतहाई शर्मनाक किरदार की मालिक कंगना रनावत, जो कि अपने मुस्लिम दुश्मन ख्यालात की वजह से
या फिर गजा में जो बरबरियत, जो मजालिम इजराइल की तरफ से सियोनी फोर्सेस की तरफ से ढाए जा रहे हैं, उसको किस तरह से वो सपोर्ट करती रही है, अब किस तरह से वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो आईने की तरह है, वो आपको अपने माजी से जान छुड़ाने का मौका नहीं देता, बल्कि आपको वो आईने की तरह बार बार याद कराता है कि भाई तुम्हारा असल किरदार माजी में क्या रहा है, तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है और आज तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। तो कंगना रनौत की कुछ बयानात माजी के और आज वो क्या कह रही है, जरा सुनिए इन दोनों में फर्क किस तरह से आपको दिखाई देती है। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे